हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक जो है, टॉपिक का नाम है हुक्स लॉ। टॉपिक का नाम क्या है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हुक्स लॉ को हम लोग हिंदी में कहते हैं हुक का नियम। हुक का नियम कहते हैं। तो हुक का नियम होता क्या है, इसको जानने से पहले हमको एक चीज़ और जानना जरूरी है, जिसे हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थता सीमा। इसके पहले आप लोग हेड डाल लीजिएगा इलास्टिक लिमिट। क्या डालेंगे? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट को हिंदी में लोग बोलते हैं प्रत्यास्थता सीमा। प्रत्यास्थता सीमा। जैसे सपोज कीजिए कि कोई इलास्टिक बॉडी है, उसको हम खींच रहे हैं, उसकी लंबाई बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही बल हटा ले रहे हैं तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जा रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी। लेकिन ये जो खींच रहे हैं, इसको एक लिमिट होगा कि उससे ज़्यादा अगर बल लगा देंगे तो ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट के नहीं आएगा। सपोज कीजिए ये कोई राड है, इसको हम खींचेंगे तो लंबाई बढ़ेगी, लेकिन लोड हटा लेंगे, मतलब एक लिमिट के अंदर रहेगा। कि जैसे कि सपोज कीजिए इसके लिए लिमिट हमने मान लिया 500 किलो न्यूटन है, कि 500 किलो न्यूटन के अंदर लोड अगर हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा। और ये जो इलास्टिक लिमिट है, इसको हम लोग स्ट्रेस के टर्म में नापते हैं जनरली। मान लीजिए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब सपोज कीजिए ये इलास्टिक लिमिट की वैल्यू है, यानी कि मतलब अगर इससे कम लोड लगाए रहेंगे तो क्या होगा, बॉडी को खींचेंगे इससे कम लोड लगा करके, तो लोड हटा लेंगे तो अपने शेप और साइज को रीगेन कर लेगा। लेकिन अगर इसके बियॉन्ड लोड लगाएंगे, 500 से पार हो जाएंगे, तो होगा क्या, लोड लगा के मान लीजिए हमने 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड लगा दिया, लेकिन लगाने के बाद जब छोड़ेंगे तो अपने शेप और साइज को रीगेन तो करेगा, लेकिन पूर्ण रूप से अपने शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाएगा। उसमें कुछ जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे इलास्टिक लिमिट के अंदर रहेंगे तो डिफॉर्मेशन तो होगा, लेकिन जैसे लोड हटाएंगे बॉडी शेप और साइज को रीगेन कर लेगा, तो इसमें जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अगर इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड अगर हम लोग लोड लगाएंगे तो होगा क्या, डिफॉर्मेशन जो बॉडी में आएगा वो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेस की वैल्यू हो गई। ये क्या हो गया, एक स्ट्रेस की वैल्यू हो गई। मतलब ये अधिकतम वैल्यू है इस बॉडी के लिए 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अधिकतम वैल्यू है जिसके अंदर बॉडी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रखेगा। अगर इसके बियॉन्ड हम लोग लोड लगा देंगे तो बॉडी जो है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जो है खो देगा। तो कह सकते हैं कि स्ट्रेस की वह मैक्सिमम वैल्यू या प्रतिबल का वह अधिकतम मान जिस पर वस्तु प्रत्यास्थता का गुण रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। कौन सी सीमा कहते हैं? प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं। डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि स्ट्रेस की वह मैक्सिमम वैल्यू जिस पर वस्तु प्रत्यास्थता का गुण रखता है। स्ट्रेस का वह मैक्सिमम वैल्यू जिस पर वस्तु प्रत्यास्थता का गुण रखता है, इलास्टिक लिमिट कहलाता है। क्या कहलाता है? इलास्टिक लिमिट कहलाता है। आपको एक हमने डायग्राम के साथ समझाया, जिससे आपको चीज़ें कन्फर्म हो गई। जैसे हमने बॉडी के लिए माना था 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो अगर उससे वही मैक्सिमम वैल्यू है 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू, अगर उससे थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो बॉडी अपने शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाएगा। और जब शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाएगा तो उसमें क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो बॉडी जो है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, खो देगा। तो स्ट्रेस की वह मैक्सिमम वैल्यू या प्रतिबल का वह अधिकतम मान जिस पर वस्तु प्रत्यास्थता का गुण रखता है, इलास्टिक लिमिट कहलाता है। प्रत्यास्थता का गुण मतलब इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी वही होता है जिसके कारण कोई भी मटेरियल लोड लगाने पर डिफॉर्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही लोड हटाते हैं बॉडी अपने शेप और साइज को रीगेन कर लेता है। उसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कहते हैं। अब हमको पढ़ना हुक का नियम। अब इसको पढ़ने के बाद हमको क्या पढ़ना है, हुक का नियम पढ़ना। अब हम लोग जानेंगे हुक का नियम होता क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये स्टार्ट होने जा रहा है, और इससे जनरली आपके लीट एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लीट एग्जाम में जो है इससे आ सकते हैं।
अब अगर हम लोग बात करें हुक का नियम क्या है होता है, पहले हम लोग लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल according to Hooke's law stress is directly proportional up to proportional limit। इसमें बच्चे गलती कर देते, क्या गलती करते भी बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन में क्या कैसे आता है, कैसे गलती करेंगे। एक दूसरा होता है according to Hooke's law stress is directly proportional within elastic limit। पहली परिभाषा हमने लिखा है कि स्ट्रेस इज अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और यहाँ भी रहेगा टू स्ट्रेन, छूट गया था। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट पहले वाले में है, दूसरे वाले में अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक। इसका मतलब क्या है, पहली वाली परिभाषा ये कह रही है कि इस नियम के अनुसार प्रोपोर्शनल लिमिट यानी समानुपाती सीमा तक प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। और दूसरी वाली परिभाषा के अनुसार अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ मतलब हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल जो है ये जो है इलास्टिक लिमिट यानी प्रत्यास्था सीमा के अंदर जो होता है विकृति के समानुपाती होता है। ये इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट है क्या, इसको समझ लीजिए। सपोज कीजिए हम किसी माइल्ड स्टील के लिए प्रतिबल विकृति आरेख अगर ड्रा करें, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, इसको हम सिग्मा दर्शा रहे हैं, इसको एप्साइला हमारा क्या स्ट्रेन है, सिग्मा हमारा क्या स्ट्रेस है। अगर माइल्ड स्टील के लिए हम लोग डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसे होता है, आगे डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, ऐसे होता है। तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि जहाँ जिसके अंदर बॉडी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रखेगा वही आपका इलास्टिक लिमिट होगा। तो यहाँ दो पॉइंट मिलते हैं, एक पॉइंट ए मिलता है और एक पॉइंट बी मिलता है। यहाँ पे पॉइंट सी होता है, ये डी होता है, यहाँ पे पॉइंट ई होता है, ये एफ होता है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हम पॉइंट ए और बी की बात कर रहे हैं। ए वाला जो पॉइंट है ये आपका है प्रोपोर्शनल लिमिट है और बी वाला जो पॉइंट है वो आपका है इलास्टिक लिमिट है। नोट नहीं करना है, बी वाला पॉइंट क्या है, इलास्टिक लिमिट है। ए वाला पॉइंट जो है प्रोपोर्शनल लिमिट है और बी वाला पॉइंट क्या है, इलास्टिक लिमिट है। ये जो है जनरली कोइंसाइड करते हैं, लगभग इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो देखिए हम लोग जो परिभाषा कहते हैं यहाँ तक देखिए, जो प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे एकदम लाइन बना हुआ है, पॉइंट बी तक एकदम लाइन मिल रहा है, उसके बाद आपका कर्व लेना स्टार्ट हो जा रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए चूंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन यहाँ पे एक घाती का एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की हम लोग बात कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे है क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंतर्गत, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन मिलेगा, सिग्मा और एप्सिलॉन में जो संबंध होगा। तो यहाँ पे जो है आपका ए पॉइंट जो है प्रोपोर्शनल लिमिट है और बी पॉइंट आपका क्या है, इलास्टिक लिमिट है। तो हम कहें कि प्रतिबल हुक के नियम के अनुसार जो प्रतिबल होता है समानुपाती सीमा तक पॉइंट ए तक विकृति के समानुपाती होता है, या प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल इलास्टिक लिमिट के अंदर यानी बिंदु बी के अंदर, इलास्टिक लिमिट हमारा कौन सा है, बिंदु बी है, बिंदु बी के अंदर प्रत्यास्था सीमा के समानुपाती होता है। तो जनरली जो नहीं इसको डिटेल में पढ़ा रहता है, ऐसे आता है एग्जाम में कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप
अप टू दे देगा, ऑप्शन में दे देगा इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट दोनों। जनरली बच्चे जो मैकेनिकल और सिविल वाले हैं वो इलास्टिक लिमिट का ही नाम सुने रहते हैं डिप्लोमा में, प्रोपोर्शनल लिमिट का नाम ही नहीं सुने रहते हैं, तो वहाँ पे गलती करके चले आएंगे, इलास्टिक टिक मार के आ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में अगर अप टू रहेगा तो हम आंसर प्रोपोर्शनल लिमिट टिक करेंगे, और प्रश्न में अगर विद इन रहेगा तो आंसर जो है इलास्टिक लिमिट टिक करेंगे। प्रश्न कैसे रहेगा? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू, ऐसे हो सकता है, या अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन। जब विद इन रहेगा तो इलास्टिक लिमिट आंसर को टिक मारेंगे, और जब अप टू रहेगा तो हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट आंसर को टिक मारेंगे। तो ये हमने समझाने के लिए केवल डायग्राम बनाया, नोट करने की जरूरत नहीं, चाहे तो आप साइड में नोट कर भी सकते हैं। ये आपका ए पॉइंट प्रोपोर्शनल लिमिट है और बी पॉइंट जो इलास्टिक लिमिट है, दोनों जनरली कोइंसाइड करते हैं, लगभग एक ही बिंदु पर मिलते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं इसको। आपको समानुपाती सीमा और प्रत्यास्थता सीमा में अंतर पता लग गया होगा यहाँ पे। अब बात करें अगर इसके अकॉर्डिंग, मतलब अर्थात दैट इज, इसको आइए जो लिखते हैं इसको दैट इज पढ़ते, दैट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या यहां से स्ट्रेस इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा इनटू स्ट्रेन कर देंगे, ऐसे लिख सकते हैं जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे। और इस कांस्टेंट को लोग कहते हैं, दिस कांस्टेंट is known as Hooke's constant, इस कांस्टेंट को हम लोग जो है हुक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो हमको मिल गया हुक कांस्टेंट। अब हमको जो है हुक कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप्स के होते हैं, और स्पेशली ई जी के म्यू मिलता है, और उसके बाद हम लोग उन सब में रिलेशन वगैरह पढ़ेंगे। ई पर आपका टेम्परेचर का, कार्बन के परसेंटेज का, और बाकी चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है, उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया हुक्स का नियम। यहाँ से एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, अप टू रहेगा या विद इन रहेगा। अप टू रहेगा तो प्रोपोर्शनल लिमिट आंसर को टिक करेंगे, और विद इन रहेगा तो हम लोग इलास्टिक लिमिट आंसर को टिक करेंगे। अब इसको मिटाते हैं। अब लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ हुक कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ हुक्स कांस्टेंट। हुक कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए टोटल 4 हुक कांस्टेंट होते हैं। फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। देखिए होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तो आप लोग रिवाइज कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल देयर आर फोर इलास्टिक कांस्टेंट। देयर आर फोर इलास्टिक कांस्टेंट। मतलब कि होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए कुल जो है 4 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। पहला आपका क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसी को यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं। इसको हम लोग कैपिटल ई से दर्शाते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्यास्थता गुणांक। हिंदी में प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक बोलते हैं, दूसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर
मॉडुलस। इसको हम लोग बोलते हैं दृढ़ता मापांक, दृढ़ता मापांक या कर्तन मापांक। इसे हम लोग बोलते हैं दृढ़ता मापांक बोलते हैं या कर्तन मापांक बोलते हैं। तीसरा आपका बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, या इसको हम लोग दर्शाएं, इसको हम लोग कैपिटल जी से या कैपिटल सी से दर्शाते हैं। बल्क मॉडुलस को हम लोग कैपिटल के से दर्शाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में आयतन मापांक, आयतन मापांक। चौथा पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो को हम लोग हिंदी में पाइजन अनुपात बोलते हैं, पाइजन अनुपात बोलते हैं। इसे हम लोग जो है हिंदी में बोलते हैं, इसे हम लोग 1/m या म्यू से दर्शाते हैं। इसे हम लोग किसे दर्शाते हैं? 1/m से दर्शाते हैं या हम लोग म्यू से दर्शाते हैं। तो ये हो गए टोटल 4 नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, टोटल 4 नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट हो गए। अब हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे और इन चारों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन MCQ बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जो है पूरा अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एग्ज़ाम में इससे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। अब हम चारों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पहला ही है, जिसे हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग बारी बारी से चारों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल की ये टोटल 4 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, लेकिन अभी आगे और क्वेश्चन बनता है कि टोटल इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं। तो टोटल इंडिपेंडेंट जो होते हैं वो 2 होते हैं। कैसे होंगे तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे, जब हम लोग रिलेशन भी पढ़ लेंगे सारे इलास्टिक कांस्टेंट का आपस में। अब हम लोग जो है पहला हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसी को यंग मॉडुलस कहते हैं। कैपिटल ई से हम लोग क्या करते हैं? दर्शाते हैं, कैपिटल ई से दर्शाते हैं। तो प्रत्यास्था सीमा के अंदर जो होता है एक्सियल स्ट्रेस जो होता है वो, या डायरेक्ट स्ट्रेस कह सकते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के समानुपाती होता है। यानी कि मतलब इसकी डिफिनीशंस क्या होती है कि विदिन इलास्टिक लिमिट मतलब प्रत्यास्था सीमा के अंदर जो एक्सियल स्ट्रेस होता है वो समानुपाती होता है किसके? लॉन्गिट्यूडनल। देखिए जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पे हम लोग एक्सियल फोर्स लगाएंगे तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा। एक्सियल फोर्स लगाने के कारण इसमें एक्सियल स्ट्रेस आएगा और उसके कारण इसमें क्या आएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा। तो एक्सियल स्ट्रेस या इसको डायरेक्ट स्ट्रेस भी कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेस का ही आपका एक टाइप होता है, जो आपका डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसी का एक टाइप आपका एक्सियल, उसी को हम लोग एक्सियल स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। अब यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सिग्मा समानुपाती होगा किसके? एप्सिलॉन की। और यहाँ से जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग ई कहते हैं, या यहाँ से आ जाएगा ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन। ई बराबर क्या आ गया? सिग्मा अपान एप्सिलॉन आ गया। हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन का कोई मात्रक नहीं होता है, तो जो मात्रक सिग्मा का होगा वही मात्रक ई का होगा, यानी कि जो मात्रक प्रतिबल का होगा वही मात्रक किसका होगा? आपका ई का होगा। तो इसका जो मात्रक होगा, जो सबसे फेमस, वैसे अगर एसआई में लिखें तो क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किस में होगा ये आपका? एसआई में। किस में होगा आपका? एसआई में। तो ये मात्रक एक हो गया आपका, ई बराबर आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन। ई बराबर क्या आ गया? सिग्मा अपान एप्सिलॉन। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग सिग्मा और एप्सिलॉन के बीच में एक डायग्राम बनाएं, ये तो इतना नोट कर लीजिए पहले।
इतना नोट कर लीजिए, आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की परिभाषा है। यानी कि परिभाषा क्या कह सकते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर एक्सियल स्ट्रेन और एक्सियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग यंग मॉडुलस कहते हैं या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। हिंदी में समझिएगा कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अक्षीय प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात एक स्थिरांक होता है, एक कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। और ये बराबर आ गया सिग्मा अपन एप्सिलॉन। आपको परिभाषा लिखने की भी जरूरत नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि इससे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका मात्रक वगैरह आ गया। अब अगर हम लोग देखें सिग्मा और एप्सिलॉन के बीच में अगर हम लोग कोई डायग्राम बनाएं, हम लोग सिग्मा और एप्सिलॉन के बीच में कोई डायग्राम बनाएं, इस एक्सिस पे हम एप्सिलॉन दिखा रहे हैं और इस एक्सिस पे दिखा रहे हैं सिग्मा। अब मान लीजिए ऐसे हमने कोई डायग्राम बनाया, ऐसे कोई डायग्राम मान लीजिए हमने बना दिया, किसी मटेरियल के लिए स्ट्रेस डायग्राम है। अब मान लीजिए यानी कि इसमें क्या हुआ, ये हम इस पे हम दिखा रहे हैं स्ट्रेस को, दिखा रहे हैं, लिख ले रहे हैं, इस पे स्ट्रेस को दिखा रहे हैं, इस पे दिखा रहे हैं स्ट्रेन को। अब मान लीजिए इस पॉइंट तक ही कोई पॉइंट हमने ए लिया, यहाँ तक जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो क्या आपका सिग्मा है, और यहाँ तक जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो क्या है, एप्सिलॉन है। वो क्या है, एप्सिलॉन है। इस कोण को हम थीटा मान सकते हैं, इस कोण को हमने मान लिया थीटा। तो अब अगर लिखें, ये इसको ए मान लिया हमने, इसको पॉइंट ओ मान ले रहे हैं, इसको पॉइंट बी मान ले रहे हैं। अब लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ओ ए बी में अगर हम लोग ले टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, तो हो जाएगा ए बी अपान ओ बी। ए बी लंब हो गया, ओ बी क्या हो गया, आधार हो गया। या टेन थीटा, या इसको पहले लिखिए ए बी अपान ओ बी, ऐसे लिखिए ए बी अपान ओ बी बराबर टेन थीटा। या ए बी का मान यहाँ पे क्या है, सिग्मा है, और ओ बी का मान क्या है, एप्सिलॉन है, बराबर टेन थीटा। और सिग्मा अपान एप्सिलॉन क्या है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन भी आया था आपका कैपिटल ई, तो यहाँ से ई बराबर आ गया टेन थीटा। यहाँ से ई बराबर क्या आ गया, टेन थीटा। यानी कि जो ई है, जो आपका ई है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, किसी भी मटेरियल के लिए जब उसका प्रतिबल विकृति आरेख खींचेंगे, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम खींचेंगे, तो उसके स्लोप पर डिपेंड करेगा, यानी कि थीटा पे डिपेंड करेगा। देखिए थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, जैसे अगर हम लिखे टेन 0 अंश का मान, टेन 0 अंश का मान 0 होता है, और टेन 90 अगर लिखें तो टेन 90 का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग थीटा का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका क्या होगा, वैसे वैसे आपका थीटा का मान बढ़ेगा तो टेन थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो टेन थीटा का मान बढ़ेगा, और टेन थीटा का मान बढ़ेगा तो ई का मान बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ई जो है वो बराबर है टेन थीटा की। ई क्या है, बराबर है टेन थीटा के। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है एमसीक्यू, इतना नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कह सकते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का स्लोप मतलब क्या, ढलान या प्रवणता कह सकते हैं, का स्लोप कामा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ब्रैकेट में कैपिटल ई को रिप्रेजेंट करता है, को प्रदर्शित करता है, उसको इंडिकेट करेगा, उसको प्रदर्शित करेगा। यानी कि जैसे जैसे आपका थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ई का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे अब कोई प्रश्न आ जाए, यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा, और जैसे ही कोई प्रश्न आ जाए, प्रश्न क्या है यहाँ पे, अब यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा कि जैसे मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन ले रहे हैं कि इस पे हमने ले लिया सिग्मा को, इसमें ले लिया एप्सिलॉन को, ये स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेन जो आपका इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है और स्ट्रेस जो है डिपेंडेंट है,
मतलब स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। तो जनरली हम लोग जब एक्स और वाई एक्सिस में कोई चीज़ दर्शाते हैं तो एक्स एक्सिस पे हम लोग इंडिपेंडेंट वाले को दर्शाते हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग डिपेंडेंट वाले को दर्शाते हैं। इस नाते इस पे हम लोग एप्साइला को ले रहे हैं, स्ट्रेन को ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम लोग स्ट्रेस को ले रहे हैं यानी कि सिग्मा को ले रहे हैं। अब मान लीजिए दो डायग्राम हम बनाएं, दो डायग्राम हम बनाएं। ये मान लीजिए मटेरियल 1 है और ये मान लीजिए मटेरियल 2। ये मटेरियल 1 के लिए, मटेरियल 2 के लिए है। इसके लिए मान लीजिए कोण थीटा 1 है और इसके लिए कोण थीटा 2 है। तो यहाँ पे देखिए जो थीटा, इसको 1, इसको ऐसे 1 लिखिए, इसको ऐसे 2 लिखिए। तो यहाँ पे देखिए चूंकि यहाँ पे थीटा 2 का मान थीटा 1 से ज़्यादा है, इस नाते E2 का मान यहाँ पे देखिए चूंकि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 है, इसलिए जो E2 का मान होगा वो क्या होगा, E1 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो स्लोप होता है वह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि आपका कैपिटल ई को क्या करता है, दर्शाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, स्लोप जो आपका आ गया। अब दूसरा चीज़ ये आपका हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। दूसरा अब यहाँ पे स्टार बना के लिख सकते हैं, स्टार बना के लिख सकते हैं दूसरा, कि अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से ई की वैल्यू घटती है। जैसे अगर इसके बीच हम डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका 2020 में लीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि टेम्परेचर का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता से रिलेटेड है, प्रत्यास्थता से रिलेटेड है। तो प्रत्यास्थता होता क्या है कि मतलब अपने शेप और साइज को रिगेन करने की प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण मिलेगा, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन सपोज कीजिए अगर टेम्परेचर अगर किसी मटेरियल का बढ़ाएंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन वाला गुण बढ़ता जाएगा, उसमें डिफॉर्मेशन होता जाएगा और उसमें शेप और साइज को रिगेन करने की प्रॉपर्टी कम होती जाएगी। तो यानी कि कह सकते हैं अगर किसी भी बॉडी का आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ई का मान घटेगा। तो ई का मान क्या होगा, घटेगा। तो अगर हम इसमें बनाएं ई और टी में ऐसे बनाएं तो ऐसे कुछ डायग्राम मिलेगा, ऐसे कुछ मिलेगा। जैसे जैसे देखिए पहले आपका ई का मान इतना था, टेम्परेचर कम था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ई का मान क्या होता जा रहा है, आपका कम होता जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ई की वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे ई की वैल्यू आपकी क्या होगी, घटेगी। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट ये है कि कार्बन परसेंटेज का, कार्बन परसेंटेज का ई पर स्टील में, ऐसे लिख लीजिए, स्टील में कार्बन परसेंटेज का, स्टील में कार्बन परसेंटेज का ई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग अगर डायग्राम बनाएं, मान लीजिए हम जैसे स्टील की टाइप की बात करते हैं, मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं स्टील बेसिकली 3 टाइप का पढ़ते हैं, बहुत सारे परसेंटेज ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग 3 टाइप का पढ़ते हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। तो सपोज कीजिए हम ऐसे जो है ऐसे मान लीजिए 3 स्टील ले रहे हैं, ऐसे हम मान लीजिए 3 स्टील ले रहे हैं, ऐसे हम 3 स्टील ले रहे हैं। तो जो आपका लो कार्बन स्टील होता है एक मिनट इनके लिए चल रहा है।
जो लो कार्बन आपका स्टील जनरली जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट हैं वो 3 टाइप के जनरली पढ़ते हैं, और कुछ कुछ बुकों में जो है 4 टाइप का भी लिखा रहता है, कुछ कुछ बुकों में जो है 4 टाइप का भी लिखा रहता है। तो अगर हम लोग बात करें छोटा और डायग्राम बनाए थोड़ा, इसी पे हम कई सारी लाइन खींच रहे हैं। और इसी पे एक और, इसी पे और एक, इसी स्लोप पे खींच रहे हैं। ये हमारा है, इसको हम लोग बोलते हैं डेड स्टील। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेड स्टील बोलते हैं। बताएंगे कौन क्या होता है। ये इसको बोलते हैं लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील इसको बोलते हैं मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। और इसको बोलते हैं हाई कार्बन स्टील। इसको क्या बोलेंगे? हाई कार्बन स्टील बोलेंगे। जनरली जैसे कार्बन का परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें, अगर कार्बन किसी भी एफ में, जैसे आपका स्टील क्या होता है, स्टील जो होता है वो एफ और कार्बन का एलाय होता है। एफ और कार्बन का एलाय होता है। इसमें मैग्नीशियम, मैंगनीज और आपका सिल्क और कुछ मटेरियल जो है इसमें मिले होते हैं इसके अंतर्गत। तो बेसिकली जो होता है मेन कंपोनेंट जो होता है एफ और कार्बन का ये एलाय होता है। मैग्नीज और मैग्नीशियम जो होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं। तो ये स्टील बेसिकली बात करें, स्टील क्या होता है? एफ और कार्बन का एलाय होता है, जिसको आप लोग जनरली लोहा बोलते हैं। जिसको आप लोग जनरली लोहा बोलते हैं वही आपका स्टील है। और जिसको आप लोग स्टील बोलते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है? स्टेनलेस स्टील होता है। जिसको आप लोग जैसे बर्तन जो बना होता है वो आपका क्या होता है? स्टेनलेस स्टील होता है। जिसको आप लोग लोहा बोलते हैं वो आपका क्या होता है? वो आपका स्टील होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्टील, तो Fe प्लस कार्बन। अब इसमें जो है Fe अगर कार्बन का जो परसेंटेज है, ये कार्बन परसेंटेज कार्बन अगर जो है ये क्या हो 0.1% से कम हो, 0.1% से कम हो, तो ये होता है डेड स्टील में आ जाता है। किस में आ जाता है? डेड स्टील में आ जाता है। और परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर ये जो है 0.1 से 0. किसी किसी बुक में 2.5 लेता है, किसी किसी बुक में 3.5 तक ले लेता है। 0.25 या 2.5 तक को इसको बोलते हैं लो कार्बन स्टील। अगर यही परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है 0.25 से 0. किसी किसी बुक में 0.65 लिया, किसी किसी बुक में 0.75, 0.65 ले रहे हैं, इसको बोलेंगे मीडियम कार्बन स्टील। और अगर यही परसेंटेज ऑफ कार्बन ये 0.65 से लेकर के 1.5% होता है, ये परसेंटेज में सारा वैल्यू है, परसेंटेज में वैल्यू है, परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। 1.5% होता है, इसको बोलते हैं हाई कार्बन स्टील। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो चारों हमने स्टील लिया, डेड स्टील लिया है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, सबका ये जो यहाँ से लाइन गया है सबके लिए थीटा का मान एक समान है। तो थीटा का मान एक समान होने का मतलब यहाँ पे जो ई का मान है सभी के लिए क्या होगा? एक समान होगा। लेकिन ये सबसे कम स्ट्रेस डेड स्टील सहन कर रहा है, उससे ज़्यादा लो कार्बन स्टील, उससे ज़्यादा मीडियम, उससे ज़्यादा हाई कार्बन स्टील। तो ये सिग्मा है, ये एप्सिलॉन। जो ये स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, मजबूती बढ़ती जाती है, वो ज़्यादा मजबूत होगा कह सकते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब ही मजबूती समझिए, लेकिन स्ट्रेंथ और स्ट्रांगनेस में थोड़ा सा अंतर होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। जो स्ट्रेंथ होता है मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका स्ट्रेंथ है ज़्यादा है, इसका स्ट्रेंथ इससे कम है, इसका स्ट्रेंथ इससे कम है, लेकिन सभी के लिए ई का मान क्या है? सभी के लिए ई का मान समान है। क्यों? क्योंकि जो ई का मान होता है वो कार्बन के परसेंटेज पे डिपेंड नहीं करता है। ई का मान कार्बन के परसेंटेज पे डिपेंड नहीं करता है। अब जो है कुछ और एक दो टॉपिक हैं ई से रिलेटेड, इसको पढ़ लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग जी और के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा हो गया। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो चल रहा है। अच्छा, ई तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, ई यहाँ पे ख़त्म हो गया। जी और के बारे में पढ़ लेते हैं। जी, के और म्यू। म्यू के बारे में अलग से हम लोग पढ़ेंगे, म्यू के बारे में अलग से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगला आपका है
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आर शियर मॉडुलस, आर शियर मॉडुलस। ये क्या होगा, इसको हम लोग जी आर सी से दर्शाते हैं, जी आर सी से दर्शाते हैं। ये भी क्या होगा, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। जैसे आप लोग हुक का नियम पढ़े थे, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऐसे ही विद इन इलास्टिक लिमिट शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, शियर स्ट्रेन के। या इसको जी से दर्शाएंगे, इसको हम दर्शा सकते हैं टाउ से, शियर स्ट्रेस को टाउ से या एफ एस से या सिग्मा एस से किसी से भी दर्शा सकते हैं। ये समानुपाती होगा फाई से, या यहाँ से टाउ बराबर जी इंटू फाई, ये कांस्टेंट आ जाएगा। या यहाँ से जी बराबर लिख देंगे टाउ अपान फाई, टाउ अपान फाई। इसका भी यूनिट क्या होगा, वही होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फाई का कोई मात्रक नहीं होगा, ये आपका क्या स्ट्रेन है। बस इससे इतना है, इससे इतना ही बस जान लीजिए, आगे रिलेशन से क्वेश्चन आएगा। अगला आपका है बल्क मॉडुलस, अगला आपका क्या है, अगला आपका है बल्क मॉडुलस है। अगला हम लोग पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस के बारे में। अगला पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस के क्या होता है, ये भी विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। लेकिन यहाँ पे बल्क मॉडुलस की बात हो रही है, आयतन मापांक बोलते हैं। तो सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई क्यूब है, कोई क्यूब है, कोई क्यूब है और इस पर सभी दिशाओं में सिग्मा लग रहा है, सभी दिशाओं में सिग्मा लग रहा है। इस पे सभी दिशा में, इसके 6 फेस हैं, 6 फेस पे सिग्मा लग रहा है। तो डिफिनीशन क्या होता है कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी पिंड पर सभी दिशाओं में लगने वाले समान मान तथा समान प्रकृति, जैसे सबका नेचर भी टेंसाइल का, या सबका नेचर टेंसाइल हो या सबका नेचर कंप्रेसिव हो, और सभी फेस पे एक समान मान का स्ट्रेस लगे। तो विद इन इलास्टिक लिमिट में इसमें क्या लिखेंगे, जो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है वो समानुपाती होता है किसके, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम। इसके कारण जो इसमें स्ट्रेन पैदा होगा वॉल्यूम स्ट्रेन पैदा होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन हम लोग कंसीडर करेंगे। तो डायरेक्ट स्ट्रेस समानुपाती हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन, या इसको हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस को सिग्मा से दर्शाएंगे। सिग्मा समानुपाती क्या होगा, एप्सिलॉन वी हो जाएगा। और यहाँ से सिग्मा जिससे समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के इंटू एप्सिलॉन वी होगा। तो यहाँ से के बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन वी। तो परिभाषा क्या हम लोग बोल सकते हैं, अगर परिभाषा बोले, इसका भी मात्रक जो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा। मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा एसआई में। इसकी परिभाषा हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी पिंड पर सभी दिशाओं में लगने वाले समान मान तथा समान प्रकृति के सीधे प्रतिबल यानी कि सिग्मा और उससे संबंधित आयतन विकृति का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग के से दर्शाते हैं। बस आपको ये के याद रखना, के बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन वी, यानी कि ये हो गया सीधा प्रतिबल और ये क्या हो गया आपका आयतन विकृति। और यहाँ पे आपका हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। अब अगला जो आपका इलास्टिक कांस्टेंट है पॉइजन रेशियो, जिसे हम लोग 1/m या सिग्मा से 1/m या म्यू से दर्शाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसको पढ़ने से पहले हमको एक स्ट्रेन पढ़ना होगा, जिस स्ट्रेन का नाम है लैटरल स्ट्रेन। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लैटरल स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पॉइजन रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, पॉइजन रेशियो की वैल्यू किस मटेरियल के लिए कितनी होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉइजन रेशियो भी आपका समाप्त हो जाएगा। पॉइजन रेशियो ई के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है वो पॉइजन रेशियो वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।